को युवा बर्दाश्त नहीं करेगा। हमारी पहली मांग है हमारी शिक्षा, जिस शिक्षा के लिए हम यहाँ पर आए हैं, और हमारा सबसे बड़ा धर्म हमारी शिक्षा है, जिसके लिए हम इस रोड पे उतरे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बॉबी भाई का, जो हमारे सम्मुख हमारे साथ खड़े हैं, और सबसे बड़ा धन्यवाद इस भाई का करता हूँ जो इस समय हमारे बीच खड़ा हुआ है। 3 दिन से 4 दिन से ये भाई अभी तक यहीं पे खड़ा है। ये भाई कभी मैंने यहाँ पर बैठा नहीं देखा, इसी के भाई भी यहीं पे बैठा है, खड़ा है। बोलो भारत माता की। दोस्तों, जिस जिहाद का नाम इन्होंने दिया, इन्हें पता है ये जिहाद का नाम कहाँ से आया। मध्यकालीन भारत में, आप सबको तो पता है, आप सब पढ़ने वाले बच्चे हो। मध्यकालीन भारत में जब गौरी गजनवी जैसे लोग आए, उन्होंने जिहाद का नाम दिया। जिहाद का नाम दिया खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा के साथ युद्ध हुआ। और जिहाद के नाम पर ही हमें जिहाद का नाम देते हैं। हम उस राणा प्रताप के बच्चे हैं जिसने शहीद हुआ है। हम उस माधव सिंह भंडारी के वंशज हैं जिन्होंने दापा तक जीत दिया था। हम उस अजय पाल के वंशज हैं जिसने 52 गढ़ों को एक कर दिया था। हम उस मात्र शक्ति के बच्चे हैं। अगर किसी को विदित न हो तो जाके पुस्तक धामी को बता दे वो तीलू रौतेली कौन थी। दोस्तों, एक प्रमुख मुद्दे आपके सामने बताना चाहता हूँ। 22 वर्षीय युद्ध, मैं 15 साल से 22 साल की उम्र में 7 वर्षीय युद्ध लड़े तीलू रौतेली ने, बिरों काल से रहने वाली थी। दोस्तों, उस युद्ध के दौरान उसने अपने बाप को खोया, अपने भाई भक्तू और पतरुआ को खोया, अपनी सहेली को खोया, अपनी घोड़ी बिंदुली को खोया। उस मात्र शक्ति को ललकारते हो तुम। अभी तो वो मात्र शक्ति 2 साल यहाँ पे बैठी है, वो मेरी बहन है। अगर ऐसे ही चलता रहा, ऐसे ही हमारे शांतिपूर्ण धरने को विफल करने का काम किया, तो मेरी मात्र शक्ति जिस दिन आ गई, उस दिन भूखा धामी ये शहर डगमगा जाएगा, ये भारत डगमगा जाएगा उस दिन। फिर ये माँ बहन है, अभी इतनी शक्ति मतलब ही नहीं। ये माँ बहन हमारे साथ है, और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ यहाँ पर जितने भी लोग हमारे साथ आ रहे हैं, हमारा सहयोग कर रहे हैं। दोस्तों, धर्म और जाति के नाम पे बहुत छोटी राजनीति होती है। ये मंच कोई राजनीति का मंच नहीं है, और हम यही कहना चाहते हैं यहाँ पे आगे कोई राजनीति न करे, धर्म की बातें मत करे। हमारा एक ही धर्म है, एक शिक्षा, एक छात्र हमेशा, वो न मुस्लिम होता है, न वो जैन होता है, न वो सिख होता है, न वो ईसाई होता है। एक छात्र हमेशा एक श्रोता होता है, और एक इस भारत की नींव होता है। और इस नींव पे अगर पत्थर डालोगे, इस नींव पे अगर संबल डालोगे, ये नींव हिल जाएगी। हो गई है तीर, अब हिमालय पिघलना चाहिए। हो गई है तीर, अब हिमालय पिघलना चाहिए। वो कहीं भी अब बस गंगा निकलनी चाहिए, वो कहीं भी अब बस गंगा निकलना चाहिए। दोस्तों, मेरे दिल में ना सही, तेरे दिल में सही सही, वो कहीं भी बस आग होनी चाहिए, और ये आग तब तक नहीं बुझलनी चाहिए जब तक न्याय नहीं मिला। साला हम अपने लिए नहीं लड़ पाए तो भारत के लिए क्या लड़ेंगे। बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की। एक बात, जो ये हिंदू और मुस्लिम के नाम पे हमें लड़ाने का काम करते हैं, उन सबको जवाब दो। आवाज दो, आवाज दो। हिंदू मुस्लिम एकता जिंदाबाद, आवाज दो। जय हो, जय धन्यवाद, जय बाबा केदार, जय बद्री विशाल। कोई कमी सी हुई होगी तो क्षमा करना दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद मेरे भाई। हमारे बीच में बड़ी देर से बैठे हुए कुलदीप रावत जी, पहाड़ी राव के नाम से इन्हें जाना जाता है, और हमारे लिए कुछ सामग्री भी लेके आए। उनका अभिवादन करते हैं, जोरदार तालियों से इनका धन्यवाद करें। कुलदीप राय, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले मैं आप सबको यही कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड सड़क पर बैठकर ही बना था, मंचों पर बैठकर नहीं बना था, बड़े बड़े भाषण देकर नहीं बना था। जो मुहिम आप लोग छेड़ रहे हैं कि इस मंच को राजनीतिक मंच ना बनने दें, उस मुहिम को आप अमल में भी लाएं, क्योंकि लोग यहाँ पे अगर 2 मिनट के लिए आ रहे हैं, सिर्फ भाषण देके चले जा रहे हैं, तो सिर्फ अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए आ रहे हैं। चाहे वो दिल्ली साहिबा रौनक हो, या पहाड़ों साहिबा पहाड़ों का राही हो, या मित्र प्रयाग चमोली साहिबा आशीष नेगी हो, या जौनसार से बैठा हुआ बेबी पवार हो। अगर यहाँ पर धरती पर, जमीन पर कोई बैठा हुआ है सुबह से शाम तक, तो वो आपके लिए बैठा है। अगर कोई 5 मिनट के लिए बैठ रहा है तो सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए बैठा है। इस चीज को याद रखना। और मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा, कुछ बातें बोलूंगा। सबसे पहले आप मेरे साथ बोलेंगे, पेपर चोर, पेपर चोर,
पेपर चोर, गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़, पेपर चोर, गद्दी छोड़, पेपर चोर। गद्दी छोड़। आप सबको पता है इस उत्तराखंड का सबसे बड़ा पेपर लीक कब हुआ था? पता है कब हुआ था? कौन से सन में? गलत, 2022 में। जब इस उत्तराखंड की जनता ने 70 विधायक चुन के भेजे थे और एक फेल विधायक को मुख्यमंत्री बना दिया, उस दिन सबसे बड़ा लीक, सबसे बड़ा पेपर लीक उत्तराखंड में हुआ था। सबसे बड़ा पेपर लीक। ये बात याद रखना। आप सब युवाओं से मैं एक बात और कहना चाहता हूं। मैं उस देवभूमि से आता हूं जो वीर मेरा फलक तीलू रतौली की भूमि है, जहां से जसवंत सिंह रावत जी आते हैं जिन्होंने 300 चीनी सैनिकों को मारा है। और आज मैं दिल्ली से निकला हूं, सुबह सोया नहीं हूं, खाना नहीं खाया, मैंने केला तक नहीं खाया। मैंने कहा जब तक मैं अपनी बात नहीं कहूंगा तब तक अन्न का एक दाना नहीं लूंगा, पानी नहीं लूंगा, क्योंकि यहाँ पर मैं अकेला नहीं बैठा, बॉबी पवार जैसा लोग बैठे, त्रिभुवन चौहान जैसा लोग बैठे, आप सब युवा लोग बैठे हैं जो हमारे बच्चों का भविष्य तय करेंगे। और एक बात और कह दूं, सिर्फ धामी पेपर चोर नहीं है, सिर्फ धामी पेपर चोर नहीं है। अगर आप लोग सच्चे हितैषियों पहाड़ के, तो अपने अपने विधायक की फोटो अपने फेसबुक पे डालो और उस पर लिखो विधायक का नाम और आगे लिखो पेपर चोर, गद्दी चोर, पेपर चोर, गद्दी चोर। तो आपको याद रखना, आपके विधायक का नाम होना चाहिए और उसके आगे लिखा हुआ पेपर चोर, गद्दी चोर। हर कोई अपने फेसबुक पे डाले। कोई विधायक यहाँ पे नहीं आया है, सब पेपर चोर है, इसका मतलब सब पेपर चोर में शामिल है। दिमाग याद रखना। बाकी जो ये हाथ में आप देख रहे पता है क्या है? ये फूल है। और मैं पहला पहाड़ों का रही, मैं एक आईटी कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पे हूँ, लेकिन मेरे 65 दिन शहरों में बीतते हैं और 300 दिन पहाड़ों में बीतते हैं। और मैं उस गांव में जाता हूँ जहां देश का मीडिया नहीं जाता, देश के कोई सिस्टम नहीं जाता, उस गांव में मैं जाता हूं। चाहे वो कुमाऊं का हो, चाहे गढ़वाल का हो, चाहे जौनसार का, हर जगह में जाने का प्रयास करता हूं। तो ये जो फूल मालाएं हैं, मैं प्रधानों को सम्मानित कर रहा था, क्योंकि प्रधान जो विजेता बने हैं उनको सम्मानित किया, उनको समझाया किस तरीके से हम 5 साल उत्तराखंड का बढ़िया बना सकते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि हमारे भाई, हमारे कुछ युवा देहरादून में बैठे हुए हैं और वो इंतजार कर रहे हैं कि कब सीबीआई जांच बैठेगी, बिना खाए पिए धूप प्यासे बैठे, तो उन्होंने कहा इन फूलों को उनके गले में डाल देना, उसके सर पे चढ़ा देना, हमें इसकी जरूरत नहीं है। तो ये 100 प्रधान, 100 ग्राम सभाएं, यानी लगभग 30,000 लोगों का आशीर्वाद आपके लिए लेके आया हूँ। और मैं चाहूंगा टोनी भाई, आशुतोष भाई, आप सभी लोग फूल जो है इन युवाओं के ऊपर बरसाए हुए है। टोनी भाई, आशीष भाई भी कहाँ कहीं भी हो, आशीष भाई जहाँ कहीं भी हो, त्रिभुवन भाई, रोशन भाई जहाँ कहीं भी हो, ये युवाओं के ऊपर होना चाहिए। ये युवा जो है और याद रखिए 5 साल आपके पास उत्तराखंड का भविष्य बनाने के लिए। या तो उत्तराखंड एक महान राज्य में दर्ज हो जाएगा या उत्तराखंड में चारों तरफ अंधकार ही छाया रहेगा। ये भविष्य की नींव आप लोगों को रखनी है, अभी पवार जैसे लोगों को रखनी है, अजीत मोदी जैसे लोगों को रखनी है, पहाड़ों के राय के बजाय भूल जाना, पहाड़ों के राय जैसे लोगों को रखनी है। और हम सुनो, मेरा विधायक का नाम है दिलीप रावत, तो मैं बोलूंगा दिलीप रावत, आप बोलूंगा पेपर चोर, गद्दी चोर, ठीक है? दिलीप रावत, दिलीप रावत, और पगला पर बुलाएगा सत्ताल महाराज जी, ठीक है? सत्ताल महाराज जी, थोड़ा सा एक आगे धनसिंह रावत जी है, धनसिंह रावत जी, धनसिंह रावत जी, थोड़ा सा उनकी सोच रेणु बेस्ट नामक एक महिला बच्चे, रेणु बेस्ट, रेणु बेस्ट, थोड़ा तरह सी कोर्स आएगा ना, तो एक और महिला जी नाम से ऋतु खंडोरी, ऋतु खंडोरी, ऋतु खंडोरी, ऋतु खंडोरी। और इस बात को याद रखना, ये लोग तुम्हें तोड़ने का काम कर रहे हैं और हम
उन्हें जोड़ने का काम कर रहे हैं। हम अपनी अपनी जगह आंदोलन कर रहे हैं। आशीष भाई जो है कर्णप्रयाग में कर रहा था, मैं बड़ी गढ़वाल में कर रहा था। आप लोग यहाँ धरना कर रहे थे। आपके माँ बाप के लिए सरकार ने कैंप लगाए थे, और पता उन कैंपों में क्या दिया जा रहा था? क्या दिया जा रहा था? पैरासीटामोल। क्या दिया जा रहा था? आपके माँ बाप को बोला आपको पाँव दर्द है, खाओ पैरासीटामोल। आपका हाथ दर्द है, खाओ पैरासीटामोल। आपको घुटना दर्द है, खाओ पैरासीटामोल। और यहाँ भी जो युवा बैठे हैं उनके पास एक ही नीति है, खाओ पैरासीटामोल। तो हमें उस सोच को बदलना है, याद रखना। और आज इस मंच से उन लोगों को जो हमें बांटना चाहते हैं, मैं सोशल मीडिया का मेरा पेट भी चलता है, सब कुछ मैं चलाता हूँ। त्रिभुवन भाई ये सब लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं एक पैसे तो पत्रकार नहीं हुआ, पत्रकार भी कह लीजिए। और जब मैं देखता हूँ हमें तोड़ने की राजनीति की जा रही है, आज आप सब लोग अपने कैमरे से उन मूर्खों को संदेश दे देना जो हम यहाँ पे जोड़ने की राजनीति करने वाले हैं, तो हम जोड़ने का एक संदेश देने वाले हैं। बॉबी भाई आगे आ जाइए, त्रिभुवन भाई आप भी आगे आ जाइए, आशीष भाई आप भी आगे आ जाइए। 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए आगे आ जाइए। जोड़ने का संदेश दे रहे हैं सिर्फ। बेरोजगार संघ सब एक साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग, हम सारे युवा एक साथ जुड़े हुए हैं। पॉलिटिकल नहीं है, पॉलिटिकल नहीं होने देंगे हम इसको। ये बेरोजगारों का आंदोलन है। यहाँ पर राजनीतिक पार्टी के इकट्ठा होने आ रही है कि हम एक है, ये नहीं चलेगा यहाँ पर। पहले ये मांगे हमारी मानी जाए, पहले ये मांगे मानी जाएंगी, उसके बाद आपको एकजुट होना है। दूसरी तरफ जाइए, आप किसी और मंच पे जाइए। किसको, किस पे? हाँ तो हटा रहे ना उसको, हटा रहे ना। प्रदेश के युवाओं की लड़ाई है ये नहीं है कि हम यहाँ पर एकजुट होने आ रहे हैं। एकजुट होना हो तो दूसरी जगह जाइए। पहले ये मांगे पूरी होगी। मैंने जाने के लिए नहीं कहा, मैंने जाने के लिए नहीं कहा, हाँ हमने जाने के लिए नहीं कहा। हम ये कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं ये मंच वो नहीं है, ये पॉलिटिकल वाला मंच नहीं है। आप यहाँ पर बैठिए, आपका हम स्वागत करते हैं, बैठिए, स्वागत करते हैं आपका। लेकिन यहाँ पर एकजुट होने की लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई यहाँ पर जो है सीबीआई जांच की है, ये लड़ाई यहाँ पर पॉलिटिकल जो लड़ाई होती है वो कीजिए आप, अच्छी बात है, आगे बढ़िए, बहुत अच्छी बात है। और सत्ता से इनको खाना तो खान भी दीजिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मंच एकजुटता का नहीं है, ये मंच नेताओं का नहीं है, ये मंच उत्तराखंड प्रदेश के बेरोजगारों की लड़ाई का मंच है। और मैं साफ कह दूं, मैं साफ और स्पष्ट कह दूं, मैंने सुबह भी कहा था कि ये जो 4 मांगे हैं, इन 4 मांगों पर आप बात कीजिए और युवाओं पर आप बात कीजिए कि जो है युवाओं के लिए रोजगार कैसे आ सकता है, ये पेपर लीक कैसे रोके जा सकते हैं, कौन इस पेपर लीक में शामिल हो सकता है। मतलब इन तमाम मुद्दों पर युवाओं को प्रेरित कीजिए। आप यहाँ पर युवाओं को प्रेरित करने आ रहे हैं, ना कि जो है अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने आप यहाँ पर आ रहे हैं। और हमेशा इस प्रदेश में देखा गया है कि आंदोलन जब जब होते हैं तो उसको जो है राजनीतिक मोड़ दे दिया जाता है। और हमेशा बेरोजगारों के आंदोलन में ये चीज हुई है, ये सच्चाई है। और मैं ये कहना चाहता हूं, हमने किसी दल को ये नहीं बोला कि आप यहां से जाओ, आप यहां से ये कीजिए। हमने किसी को नहीं बोला, आप आइए यहां पर बैठिए, आपका स्वागत है और 2-3 घंटे यहां पर रहिए। उसके बाद आपको मंच मिलेगा, और मंच मिल रहा है तो इन मुद्दों पर बात होनी चाहिए। बेरोजगारों के साथ जो हालात है इस प्रदेश में फिलहाल हो रहे, उस पर आप बात कीजिए। आप राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, उसको एकजुट कर दो, उसको एकजुट कर दो। अरे पहले इन युवाओं को तो सही कर दो। मतलब युवाओं की तुम्हें दशा ये नहीं दिख रही है। ये जो आंदोलन था, ये जो आंदोलन है, इसको जो हमने शुरू किया है, ये आंदोलन हमने जो है राजनीतिक पार्टियों को एकजुट करने के लिए नहीं शुरू किया है। ये आंदोलन हमने इसलिए किया है कि हमारा प्रदेश का बच्चा जिसके दिल में जो है दुख है, दर्द है,
जो इस पेपर लीक की घटना से परेशान हो चुका है, जो रोजगार नहीं होने से परेशान हो चुका है, उसके लिए ये आंदोलन है। ये एकजुटता के लिए आंदोलन नहीं है, ये आप समझ लीजिए। और प्रदेश का युवा तभी यहाँ पर आ रहा है जब इन मांगों पर बात हो रही है, वरना मैं बता दूं आपको, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, पढ़ने वाला एक युवा अगर यहाँ पर आप छुट्टा कर दो, यहाँ पर इस मैदान में नहीं आएगा। इस बात की भी गारंटी मैं दे रहा हूँ, नहीं आएगा। लेकिन आपने देख लिया कितनी सारी भीड़ आई, चले एकजुटता की बात कर लेते। क्या एकजुटता? तो ये सच्चाई है। आइए, हम तो बोल रहे हैं यहाँ पर कांग्रेस का भी आइए, यहाँ पर यूकेडी भी आइए, यहाँ पर भाजपा का भी आइए, सब आइए, आप बात कीजिए युवाओं की, लेकिन इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश मत कीजिए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और बिल्कुल जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि यदि आपको मंच चाहिए तो पहले 2 घंटे यहाँ पर बैठे, उसके बाद ही मंच मिलेगा। मैं ये भी बार बार कह रहा हूँ कि हमारी छात्र छात्रा कोई बोलना चाहता हो, प्लीज वो आगे आए। हमारी मजबूरी हो जाती जब आप लोग उठते नहीं है, जब आप लोग बोलने के लिए नहीं उठते, अपने पीड़ा बताने के लिए नहीं उठते, है ना। तो सभी मंच खाली नहीं रख सकते ना। मैं तमाम इन सभी बेरोजगारों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग आए, अपने नाम दें। बाकायदा मैंने एक लड़का रखा हुआ है हमारा साथी है और आपके नाम दर्ज करवा रहा है, आप लोग नाम देने के लिए तैयार नहीं है। सभी लोग, मैंने ये भी कहा है कि यदि आपको भाषण नहीं आता है, हर किसी को, मैं समझता हूँ हर किसी को भाषण देना नहीं आता है, आप अपना नाम बताइए, आप अपनी एजुकेशन बताएं कि मैं इस क्लास में पढ़ रहा हूँ, इतने साल से तैयारी कर रहा हूँ, मेरे साथ अपने अनुभव बताइए, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरा जीवन दिनचर्या जो पढ़ाई की है वो इस तरह से चल रही है, मेरे साथ यही है विपत्ति है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो गरीब परिवार से होंगे, ये बताइए कि मैं इस गरीब फैमिली से हूँ, ऐसे ऐसे मेरा जीवन चलता है। यही तो पीड़ा है, यही तो बताना है, तभी तो सरकार को वास्तविकता का पता लगेगा। देखो अभी कुछ देर पहले हमारे डीएम साहब आए थे, एसएसपी महोदय आए थे, 2-2.5 घंटे, लगभग 2 घंटे वहां पर रहे। उनको लगा होगा ना किसमें पसीना आ रहा था, उनको देखा आप सभी ने, उनको लग गया होगा ना कि कितनी समस्याएं हो रही यहाँ पर। वो जान चुके होंगे कि इतनी गर्मी में, इतनी तपती धूप में यदि बेरोजगार बैठा है तो कुछ कारणों से बैठा होगा, कुछ समस्याओं से बैठा होगा। तो मैं बार बार ये अनुरोध कर रहा हूँ, प्लीज हाथ जोड़ के मैं विनती कर रहा हूँ, मैं क्षमा चाहूंगा उन सभी राजनीतिक संगठनों से, क्षमा चाहूंगा उन सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से जो यहाँ पर आते हैं और मैं उनको माइक नहीं दे पाता हूँ। आप लोग इस चीज को समझें, और यदि आपको इतनी शौक है बोलने का तो पहले 2-2.5 घंटे यहाँ पर हमारे बेरोजगारों के साथ बैठें और हमारी समस्या समझें, फिर उसके बाद आप माइक लें। हेलो, सभी छात्र सुन ले प्लीज, ये मंच आपका है, आप लोग कह रहे हैं, किसे मेरा नहीं, शुद्ध मंच आपका, किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं। तो इसलिए मैं आप सभी को कहता हूँ कि आप आइए, और ना कोई इसमें कोई नाराज होने वाली बात नहीं है, हमें सबका सहयोग मिला, अभिभावकों को मिल रहा, राजनीतिक पार्टियों को मिल रहा है। तो हम उनसे कहना चाहते हैं, वास्तव में आप सहयोग करते हैं, मैं तो यहाँ बैठिए, एक रात गुजारिए, अरे एक दिन पूरा तो बैठिए, कम से कम 8 घंटे बैठिए, इस टेंट के नीचे बैठ के तो देखिए। हमने तो, हम और आप लोगों ने तो बिना टेंट से भी इस धूप में बैठे, तो आप समझ सकते हो ये मौका है आप लोगों के लिए मंच पे आने का। तो आप आइए, आप घबराए नहीं, ऐसा मत सोचिए कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। अरे भाई मुझे अपना नाम तो आता है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग आइए प्लीज, बार बार आप लोगों से ही कह रहे थे, आप आइए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं बार बार ये अनुरोध कर रहा हूँ कि जो हमारे पांडाल के पीछे साथी खड़े हैं, प्लीज वो पांडाल में आए। पांडाल में बहुत जगह बैठने की है, बहुत व्यवस्था है, आप पांडाल में आए और पांडाल में बैठे। प्लीज आप लोग अंदर आए, मैं आपसे बार बार अनुरोध कर रहा हूँ, जो हमारे मंच के पीछे साथी खड़े हो, प्लीज अंदर आके यहाँ पर बैठे। यहाँ पर इस पंक्ति में जितने भी छात्र खड़े हो, प्लीज नीचे बैठ जाए, प्लीज नीचे बैठ जाए। आप लोग व्यवस्था बनाने में सहयोग करें, आप लोग व्यवस्था बनाने में सहयोग करें।
और मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि हमारे मजबूरियों को समझे कि ये जो आंदोलन है, ये जो मंच है, ये किसी राजनीतिक संगठन का नहीं है, किसी सामाजिक संगठन का नहीं है और किसी अन्य दल का नहीं है। ये बेरोजगारों का, विशुद्ध बेरोजगारों का है और ये हमारे शुचिता के लिए भी ठीक नहीं है कि हम बार बार राजनीतिक संगठन से जुड़े लोगों को मंच दें, पार्टी से जुड़े लोगों को मंच दें। ये हमारी शुचिता के लिए भी ठीक नहीं। आप सोशल मीडिया में देख रहे होंगे कि किस प्रकार से हमारे भाषणों को, हमारे लोगों को यहाँ पर जो मंच पे आ रहे हैं उनको तोड़ मोड़ उनको ये वायरल कर रहे हैं। इस बात को समझें और मैं इन तमाम साथियों से एक बार पुनः विनम्र निवेदन करता हूँ कि आप आइए। हमारी बहनें इतने तादाद में बैठी हुई, आप लोग क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? बताओ, क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? भाषण मत दीजिए, आप अपना अनुभव बताइए। अभी हमारे बीच में एक छात्र मौजूद है, सचिन, ये आप सभी को संबोधित करना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो आदरणीय समस्त सम्माननीय मेरे भाई एवं बहनों, जैसे कि 4-5 दिन से हम यहाँ कंटिन्यू रुके हुए हैं, अभी तक सरकार से कोई भी आश्वासन हमें नहीं दिया गया है। इसलिए क्योंकि सरकार की नीयत ही खराब है, तो सरकार ही खराब है। और रही हमारी धामी सरकार, वो तो इतना निकम्मा है, उसे खुद उसकी जनता ने नहीं चुना, तो हम क्या चुनेंगे उसे? है कि नहीं भाइयों? धामी सरकार इतनी बेवकूफ सरकार है, उसके क्षेत्रीय वालों ने उसे विधायक नहीं बनाया, तब जाके उन्होंने दूसरी जगह से चुनाव लड़कर उसे मंत्री बनाया। जब उसके क्षेत्र वालों ने उसे नकार दिया था, तो इन भाजपा वालों ने क्या किया? पूरा एजेंडा चलाया कि मोदी है, मोदी है, मोदी है। और इसलिए ये धामी, ये चूतिया धामी को उत्तराखंड का सीएम बनाया। आज इस धामी ने, मैं वो युवा हूँ, मैं वो छात्र संघ युवा हूँ, मैं हमेशा रैलियों में आगे रहता हूँ। मैं बॉबी पवार भाई के साथ हर समय आगे रहता हूँ और 3-4 दिन से यहाँ कंटिन्यू धरना पे बैठा हूँ। भाइयों, जैसा आपको पता होगा, जीएस मार्तोलिया क्या कहते हैं कि तीन सिटी तो बाहर आए हैं। अरे भाई साहब, स्कूल के पेपर बाहर नहीं आ रहे, तुम्हारा युग त्रिपल कैसे बाहर आ रहा? सोचे किसी ने? आज सुबह सर्वे करके वो कह रहे कि 1 हफ्ते 1 महीने का टाइम दे दो। उनका 1 महीने का मकसद ये है कि यहाँ से चले जाए, हम परसों यहाँ पे पुतला दहन करेंगे। उनको तो ये पता ही नहीं कि हम खुद मुख्यमंत्री का पुतला जलाने वाले यहाँ पे। भाइयों, मैं तो ये कहता हूँ, मैंने तो पूरी प्लानिंग बना रखी युवाओं के साथ, अपने भाई बंधुओं के साथ, कि मैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला बनाऊंगा, यहाँ पे पुतला जलाएंगे। क्योंकि एक और रावण था, एक ही रावण है उत्तराखंड में। उस रावण ने सीता माता को उठाया, इस रावण ने हमारे उत्तराखंड के पेपर उठा दिए। तो इसलिए भाइयों, बोलने के लिए तो कई दिनों से हम बोल ही रहे हैं, यहाँ पे घूम ही रही है, पर मैं आप सभी लोगों को यह आश्वासन करना चाहता हूँ, जितनी भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ आ रही है, उनका सिर्फ एक ही मकसद है, आगे पे बोलना है और फोटो खींचना है, बाद में घर जाके उस फोटो पे एडिटिंग करके गाना डालना और अपने ग्राम पंचायत की सोशल मीडिया पे डालना कि हम भी वो हैं जो युवाओं के साथ लड़ते, ना कि कोई पेपर की बात नहीं है उनकी अपनी राजनीति चमकाने की। रामचंद्र भाई यहाँ पे, बॉबी पवार भाई लोग सब बेरोजगार के सभी युवा हैं, जो इस मुद्दे पे बात करेगा वही हमारे साथ यहाँ पे रहेगा, अन्यथा कोई मन हो। क्योंकि हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, तुम आओ यहाँ पे बैठो, 2-4 घंटे बैठो, हो सके तो रात बिताओ हमारे साथ। हम तो पूरी रात यहाँ पे काट रहे हैं, है कि नहीं भाइयों? इसलिए मैं आप सभी लोगों से विनती करना चाहता हूँ, कोई भी हमारी पार्टी वाला यहाँ पे आता है और आश्वासन देता है और यहाँ पे माइकिंग करता है, उनकी बातों में ज्यादा गौर ना करे, अपने रोजगार के लिए और अपने हक के लिए लड़े। उत्तराखंड धामी सरकार मुर्दाबाद नारा बोले और तब तक बोले जब तक हम युवाओं की मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक
जब तक हमारे युवाओं की मांगे पूरी नहीं होगी, वरना ऐसा ही चलता रहेगा। तो कुछ दिन तक ऐसे ही बोलते रहेंगे और ताकि हमारा सहमत टूट जाएगा। इनका कहना है आगे कि आप लोग धैर्य से काम लें। अगर धैर्य की लास्ट घड़ी भी टूट जाती है ना, तो युवाओं के अंदर उग्र आंदोलन भी प्रकट होता है। और हम वो सभी युवा है गढ़वाल के जो पहले सुनते बाद में इतने धोएंगे इन सारों को पता चल जाएगा कि हम कौन है। इसलिए आप सभी भाई और बहनों से विनती करना चाहता हूँ कि जो भी है तत्काल यहाँ पे बैठे रहे और अपने साथ वाले लोगों को भी बोले कि आप रैली में जुड़ते रहे। हमने उत्तराखंड सरकार मुर्दाबाद का नारा तब तक लगाना है जब तक हम युवाओं की मांगे पूरी नहीं होगी। धन्यवाद। सभी लोगों को मेरा प्रणाम। ज्यादा तो कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आ रही है। यहाँ पे पेपर देने वाले कौन कौन है? एक बार हाथ खड़े करो सारे पेपर देने वाले हो ना? तो लड़के ये पीछे क्या कर रहे हैं? गेट के पीछे, ये मंच के पीछे क्या कर रहे हैं? मतलब जब यहाँ रस्सी लगा रखी है 100 बार बोल के बैठ जाओ। बात समझ में नहीं आ रही तुम्हारी? भाई मैं बोलने नहीं चाह रहा था यार, मेरे को शौक नहीं है भाषण देने का। लोगों को 100 बार बोल रहा हूँ व्यवस्था बनाओ खाने पे। भाई 10 बार बोल जाओ, वही भगदड़, वही भेड़ चाल दिखा रहे हो तुम यहाँ पे। ये स्टूडेंट हो तुम? मतलब तुम्हें एक चीज बताऊं भाई, रुको 2 मिनट तालियां मत फिकर में, मेरे को तालियां भी नहीं चाहिए। मैं स्टूडेंट हूँ, मैं यहाँ पे सचिन पुरोहित मैं बोल रहा हूँ। अगर धामी जी ने एक तो लिखा है भर्ती की परीक्षा में हुई अनियमितताओं की सीबीआई जांच की प्रस्तुति तत्काल की जाए, ये बात अभी भी पूरी होती है। 1 मिनट के अंतर्गत मेरे भाषण खत्म होते हुए ये बात पूरी हो गई। दूसरी बात, ये इस परीक्षा को अगर अभी निरस्त कर दिया, अभी 1 सेकंड में मैं बोल रहा हूँ। उसके बाद तीसरा, इस्तीफा का मेरे को अभी उतना नहीं है। चलो वो अगर आएंगे जहाज में तो वो इस्तीफा नहीं आएंगे, मेरे को उससे मतलब नहीं है ना, मैं उनका खास हूँ ना वो, ऐसा कुछ नहीं है। चौथी है कि आरक्षी भर्ती नियमावली, इसमें एज अप 28 के, अभी सभी में 28 कराओ। मैं धामी जी को बुलाऊंगा, उनके गले में माला डालूंगा, सब उनकी जय जयकार करेंगे और हम यहाँ से निकलेंगे। मेरे को यहाँ जो 2 मिनट यहाँ पे किसी लड़के को अभी राजनीति नहीं करनी है भाई। जिसको राजनीति करनी है वो घर चले जाओ, अपने क्षेत्रों में तैयारी करो, ठीक है ना? वो यहाँ पे मत बैठो, क्यों टाइम खराब कर रहे हैं यहाँ पे? घर जाओ, क्षेत्रों में तैयारी करो, लोगों से मिलो, वहाँ तुम बन जाओगे, कुछ लोग गांव के प्रधान तो बनी जाओगे। और जिसको यहाँ पे पेपर देना है और आगे से पेपर लीक न हो, ये चीज यहाँ पे सही हो सिस्टम, तो यहाँ पे तमीज से बैठे, प्यार से बैठे। लोग पता क्या बोल रहे हैं कि कुछ नहीं हो रहा है, सब बोल रहे हैं ना कुछ नहीं हो रहा है, बाहर के प्रभाव पड़ रहा है। हम यहाँ पे खाली बैठ रखे 5 दिन से, भाई बहुत कुछ हो रहा है बाहर। न्यूज में देखो, सुबह डीएम साहब यहाँ पे आए, एसएसपी साहब यहाँ पे खाली आए क्या? तुम 5 दिन से तुम देहरादून में, यहाँ पे देहरादून में कितना टाइम हो गया? सबको हाथ खड़े करो। तुम लोगों को परेड ग्राउंड में 8 बजे बाद एंट्री नहीं मिलती है, डंडे पड़ जाते हैं, और तुम यहाँ पे 5 दिन से बैठे हो, कोई नहीं उठाए तो क्या छात्र शक्ति नहीं है ये? भाई ऐसी भगदड़ मचाओगे, ऐसी दूसरों की बातों में आओगे, अव्यवस्था फैलाओगे, अब भी आंदोलन टूट जाएगा। मैं भी नहीं आऊंगा कल से, मजाक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी पेपर देना है। अभी मैं अगर भाजपा का कटाक्ष करता हूँ, कांग्रेस या XYZ जो भी पार्टी कटाक्ष करता हूँ, मेरे को तो अभी हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। सबसे पहले तुम्हारा उद्देश्य है फ्यूचर सिक्योर करना। ऐसा नहीं कि मैं आवेश में आके किसी को किसी की गाली दे रखा है, किसी की गाली दे भाई यार वीडियो बना लेना, कहीं किसी को कोई पता नहीं मेरी गाली कर दे, ऐसा उद्देश्य नहीं है ना। तो भाई यहाँ पे आके गाली नहीं देनी, हम सब पढ़े लिखे हैं, सब लोग सब तरीके से बैठो, खाने की व्यवस्था करार की है। भाई लोग हमारे साथ 5 दिनों से यहाँ पे बैठ रखे यार, उन्होंने तो पेपर देने समर्थन करो, पेपर लीक की बात करो। फिलहाल जब चुनाव आएंगे तब देख लेंगे, चुनाव वाली बातें है ना भाई जी। अब मैं गारंटी दे रहा हूँ, सब यहाँ पे भाजपा का विरोध कर रहे हैं ना, इनमें से कई होंगे कल चुनाव कराओ सब भाजपा को वोट देंगे। भाई मैं बोल रहा हूँ तो यार, अगर ऐसे रहता ना 2028 में पेपर लीक हुआ, क्यों आई भाजपा की सरकार? तुम इतने साहब हो तो बताओ लाने, बताओ ना अपने अंदर तो झाको जरा, क्यों दी फिर वोट? अब यहाँ पे पब्लिसिटी मिल गई, हाँ उसको गाली दे दो,
फेमस हो जाऊंगा, कल के दिन वोट उछल तो क्या फायदा? या तो कंफर्म कर लो मैंने नहीं देनी है। और जब तक स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट बन के रहो। स्टूडेंट की तुम्हें परिभाषा पता होगी कि वो एक मतलब समझदारी भी होनी चाहिए, दिमाग में जानकारी भी होनी चाहिए। अब मैं स्टूडेंट हूँ, मैं गाली दे रहा हूँ, तो मैं किस बात का स्टूडेंट भाई? स्टूडेंट का मतलब ये नहीं है कि तुम पेपर दो और पेपर निकाल दो। सबसे पहले स्टूडेंट वो है जो सभ्य तरीके से रहे। भाई मैं लोगों को 6 बार बोल दे सुबह से, भाई वो गेट के अंदर हो गया नाची ना, बस जैसे आर के शिव जी की बारात में। भाई हम अपने हितों के लिए आ रखे हैं, हमें मांगे पूरी करनी है, हमें न किसी की पार्टी करानी ना कुछ है। वो आप भी करते, मैं भी घुसता करता हूँ, धामी के गले माला डालेंगे हम, हमारी 2-3 मांगे पूरी कर दो, अब भी डालेंगे माला। प्लीज यार हाथ जोड़ता हूँ, अगर आप लोगों ने ऐसा करा हम भी चले जाएंगे और लोग भी चले जाएंगे। अब मेरा ही नहीं होगा पेपर लेक, सभी का होगा। अब सभी भुगतो, आगे भी ऐसे ही चलना है। आगे तो सब आओ, बैठे रहो, पेपर देते रहो, घर जाओ। इसलिए हाथ जोड़ता हूँ सभी को, पैर पड़ना पैर पड़ जाऊंगा, बात मान लो या किसी की बातों में मत आओ। जिसको बैठ नहीं बैठो, इतनी भी हिम्मत रखता हूँ कि मैं कल अकेले बैठ जाऊंगा यहाँ पे। भाई को पहले बैठा रहा पुलिस मान के लिए, दोबारा भी बैठ जाऊंगा, कोई मत आओ मेरी तरफ से। और मैं अभ्यर्थी भी हुई, एडमिट कार्ड है मेरे पास, जो भी चाहे भाई लोग हमारे एलआई वाले या जो भी है, तो मैं अभ्यर्थी हूँ। खुद मेरा एडमिट कार्ड है सचिन पुरुष के नाम से, आप निकाल सकते हो। भले ही तो उतना तेज नहीं होऊंगा पढ़ने में, ये है, पर आज से कभी ना कभी लगी जाऊंगा, मेहनत करूंगा, तो है ना भाई जी? तो हाँ, और एक चीज और, यहाँ पे तालियां किस चीज पे पढ़ रही है? वो पढ़ लिया था, उस पर लड़के खूब चिल्ला रहे हैं। अरे जहाँ पे सम्मान कर रहे, पेपर लीक की बात आ रही, वहाँ पे सब हाँ हाँ बस। व्हाट इज दिस? क्या है ये चीजें भाई जी? इसलिए प्यार से रहो। अगर तुम शांति से नहीं बैठ रहे, ऐसे डंडे पड़ेंगे ना, अभी बहुत पुलिस बोले यहाँ 36,000 पुलिस है, 36,000 पुलिस आगे ना, एक साथ 2 आदमी कल के दिन बाहर नहीं निकलेंगे। और मैं गारंटी कर रहा हूँ, अभी पुलिस बुला दी, यहाँ पे इतने दिख रहे 4-5 है, चलो बोले भाई त्रिभुवन भाई और लोग राम भाई और 2-4 और रुक जाएंगे, मैं भी भाग जाऊंगा। अरे मैं सच बता रहा हूँ भाई, करनी और करनी में, भाई जी बताओ, करनी और कथनी में बहुत फर्क होता है, ठीक है? करनी और करनी में बहुत फर्क होता है। यहाँ पे जमे रहो, प्यार से रहो, किसी की बातों में मत आओ, अमर्यादित भाषाओं का प्रयोग मत करो। हम स्टूडेंट हैं, हम अपनी बस 2-3 मांगे मनवानी है, धामी जी पूरी कर देंगे, माला डालो, धामी के जय जयकार करेंगे, हम धामी जी की घर चल देंगे। फिलहाल मैं अपने पेपर से मतलब बाकी एक बार सभी को हाथ जोड़ता हूँ, कृपया अगर भाई मानते हो, दोस्त मानते हो, तो भाई बातों को मानोगे, नहीं तो हम भी चल दिए, हम भी नहीं आने वाले। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन भाई। हमारे बीच में हमारी बहन रजनी जी आपको संबोधित करना चाहेंगे। जोरदार तालियों से उन बहन के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे बहन का। रजनी जी आप कहीं भी हैं, प्लीज मंच पर आए। सर्वप्रथम मैं इस मंच को करती हूँ प्रणाम, जिस मंच ने मुझे अपने मन की बात रखने का अवसर दिया प्रदान। समस्त भारतवासियों, समस्त उत्तराखंडियों को मेरा सादर प्रणाम। मैं आज यहाँ पर, मैंने क्या कहा, मैं उस मुद्दे को नहीं बोल रही हम क्यों आए हैं, क्योंकि हर बच्चे को पता है हम क्यों आए। तो आज भी मैं कुछ पंक्तियों के माध्यम से जिन मान्यवरों तक अपनी आवाजें पहुंचाना चाहती हूँ, वो मान्यवर अपनी कानें खड़ी कर लिया। पहले तो मैं यहाँ से आग्रह करती हूँ समस्त उत्तराखंड वासियों के युवाओं से, उनके माता पिता से, कि सिर्फ देहरादून में आंदोलन नहीं हो रहा है, हर जगह पे आंदोलन हो रहा है। तो वहाँ पे भी अपनी शिक्षित वर्ग होने का हमें इनको परिचय देना है कि हम पढ़े लिखे युवा हैं। जैसे कि कोटद्वार टिहरी गढ़वाल के लिए 28 तारीख को बोला गया है, तो मैं समस्त उस क्षेत्र वासियों को कहती हूँ कि अगर घर वालों को भी जाना पड़े तो जाइए। इनकी आंखें खुलनी चाहिए कि हम घर से झूठ बोल के यहाँ नहीं आ रहे हैं। कल कह रहे थे ना, कोई आ रहा है घर से झूठ बोल के। अगर आप में से कोई भी घर से झूठ बोल के आ रहे हैं ना कि आप आंदोलन में जा रहे हो और घर नहीं बता रहे हो, तो सबसे पहली हार हमारी वहीं पे है। हमें अगर सरकार को गिराने का दम रखना है ना, तो सबसे पहले
अपने घर वालों को समझाने की हिम्मत रखनी है कि मैं जा रही हूँ धरने में अपने और अपने आने वाले कल की लड़ाई लड़ने। तो उन पंक्तियों से मैं शुरुआत करती हूँ। मैंने कहा था ना कि मानसिक स्थिति तो हमारी स्थिर है नहीं कि हम याद कर पाए, ऊपर से फिर मंच पे बोलना पड़ता है। थोड़ा सा पहली बार आ रही हूँ तो डगमगाहट होती है। ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैंने खुद लिखा होता है, इतना अच्छा तो नहीं होता है, फिर भी कोशिश की जाती है अच्छा लिखने की। ये उनके लिए हैं आप सभी लोग। मैं तो सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म यूट्यूब के अलावा प्रयोग नहीं करती हूँ, पर आप लोग करते होंगे और सोशल मीडिया में बहुत अच्छी अच्छी और बहुत बुरी बुरी बातें भी कही जा रही है। तो डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, मुझे ही नहीं मेरे घर वालों को भी। फिर भी मेरी माँ, मेरी बहन और मेरे भाई और मेरे पिता का फोन आता है कि खुलेआम जा। मेरे भाई रहते हैं सिंगापुर में, मौसी के बेटे, उनका मुझे कल 12 बजे फोन आता है क्योंकि मैं व्हाट्सएप नहीं चलाती हूँ, तो उनको बेचारों को वहाँ के किसी से कनेक्ट करके मेरे साथ कम्युनिकेशन करना पड़ा कि बेटा अगर तू मर भी जाती है ना तो भी कोई गम नहीं, क्योंकि मरे तो धराली में भी और मरे तो नंदानगर में भी। अगर तू आज मरती है ना तो तेरी नौकरी प्राप्त होने से ज्यादा खुशी मुझे अभी होगी। इसलिए अभी की जो ये लाइनें हैं उस हर माँ के लिए है और उस हर पिता के लिए है, जितने युवा आज सड़कों पे उतरे हैं और जितने युवा अभी भी नहीं आए हैं। जग में जो आया है जग से उन्हें जाना है, जग में जो आया है जग से उन्हें जाना है। हमें मारने वालों तुमने क्या यहीं रह जाना है? मतलब कि कहा जा रहा है ना, थोड़ा डर रहे हैं मेरे जो पुराने लोग होते हैं गांव के ना, दादी मौसी रोते रोते फोन कर रहे कि बेटा बाहर मत निकलना, गांव आ जा। पर शुक्र है मुझे उस भगवान का, उन देवताओं का जिन्होंने मुझे ऐसी माँ दी ना कि वो मेरी हिम्मत बनी हुई है। बस इतना कहती है कि पहुंचने का, घर पहुंचने का बता दे कि तू घर आ गई, बाकी तुझे डरने की ना कोई जरूरत नहीं। अगर तुझे कुछ हुआ ना तो अभी तक तो महिलाएं नहीं है ना, हो क्या जाएंगे। तो उनके लिए जिनकी निगाहें हम पे है कि हम आंदोलन बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनकी ये लाइन है कि जग में तो वो भी आए और हम ना रखे, मैंने भी और उन्होंने। ज्यादा से ज्यादा मुझे आज मार देते हो, साल बाद मरेंगे, जाना तो उन्होंने भी है, अमर तो उन्होंने भी नहीं होना। और उन्होंने कुछ दिन की हेडलाइन भी नहीं बनना, मैंने कुछ दिन का चर्चा का विषय बन जाना है। अगर ये लोग क्योंकि कह रहे हैं ना कि मतलब कि सतर्क रहो, डराने की बहुत कोशिश की जा रही है, तो उन्हें पता ही नहीं है कि उन्होंने पंगा किससे लिया। मेरे पूरे खानदान में इतिहास में गवाह है कि कोई किसी पार्टी से जुड़ा ही नहीं रहा। ये मेरा सौभाग्य है जो आज मैं यहाँ पे खुल के बोल रही हूँ। थोड़ा सा पिताजी डरे हुए थे, मैंने कहा किस बात का डर पिताजी, आपने तो वोट भी उसी दिन सोचा होगा किसको देना है जहाँ हमने कहा कि अब हम जागरूक हो चुके हैं। इसलिए यू पहाड़ भी हमारू छा, यू मैदान भी हमारू छा, यू पहाड़ भी हमारू छा, यू मैदान भी हमारू छा, यूं की दगड़ी होण वालू अत्याचार भी हमारू छा। ये कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो भी युवा इकट्ठा हुआ है, अगर किसी पे भी कुछ भी आंच आती है ना तो वो एक के लिए नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इन समस्त उत्तराखंड वासियों को, आंदोलनकारियों से मेरा निवेदन है कि अगर हमारी किसी बहन, हमारे किसी भाई, हमारे घर वालों को टॉर्चर किया जाता है तो वो अकेला परिवार नहीं होना चाहिए। आज मैं अपने माँ बाप के साथ गाँव नहीं जा सकती हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर भी रहना है। इसलिए उस समस्त युवा से मैं आगाह करती हूँ कि अगर सोशल मीडिया के माध्यम से हमें दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो उसी सोशल मीडिया के माध्यम से हमें अपने आंदोलन को मजबूत बनाना है।
जो भी गंदे कमेंट हम पे आ रहे हैं, अनुरोध करती हूँ, क्योंकि हम पढ़े लिखे हैं ना, उस पे पढ़िए, उस पे गौर कीजिए। तर्क वितर्क, शिक्षा क्या सिखाती है? तर्क करना भी और वितर्क करना भी, पक्ष रखना भी और विपक्ष रखना भी। इतना सोच समझ के वापस कमेंट करो ना कि दूसरे दिन वो कमेंट करने के औकात ही ना। कितनी शर्म आए उसे अपनी निष्ठा पे। हाँ, अभी भाइयों से अनुरोध रहेगा, जब मैं अभी तो मैं तोड़ के बोलूंगी, जब मैं एक साथ लाइन बोलूंगी ना, इसकी काट की क्लिप जरूर डाल देना, पहुंचनी चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है हमारा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है हमारा। और अगर बेटी बच जाए, बेटी पढ़ जाए, तो उसे दबाने की ओर लगाना है, जोर लगाना है सारा। फिर से बोलती हूँ, गलती हुई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ नारा है हमारा, और अगर वे बच जाए, अगर वे पढ़ जाए, तो उसे दबाने में जोर लगाना है सारा। चिल्ला चिल्ला के एक ही मुद्दा होता है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज अगर बेटी पढ़ रही है और उसकी किसी बात से आपने उसकी क्लिप लेके एक मुद्दा बना दिया, कहाँ पे मैंने भगवे का अपमान किया था? मैं भी एक हिंदू लड़की हूँ, मैंने कल भी कहा हिंदू हूँ, पर सबसे पहले मैं एक भारतीय हूँ और गर्व है मुझे अपनी भारतीयता पर। मैं नहीं लड़ना पसंद करूंगी कभी हिंदू और मुसलमान पर। इसलिए इस मंच के माध्यम से मैं उन चाटुकारों को कहना चाहती हूँ कि मीडिया वालों के माध्यम से मेरे बयान मत उगलवाइए, अगर हिम्मत है तो सामने आइए। मैंने परसों भी कहा था, शिक्षा में शेरनी का दूध है, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। पर मैंने अभी शिक्षा का एक बूंद भी नहीं पिया है, और जिस दिन मैंने वो पूरा पी लिया ना, तो उस दिन तुम्हारे हाल क्या होंगे ना गली गली में, तुम्हें खुद भी पता नहीं है। अभी मैंने शिक्षा को शुरुआत करी है समझने की। जो आज ये मेरा दर्द बाहर निकल रहा है ना, कोई सिखा रहा है मुझे। यहाँ पे बेरोजगार संघ का मंच है, स्वाभिमान मोर्चा का मंच है, आप लोगों से मैं किसी के साथ कनेक्शन में हूँ? आप में से कोई मुझे परसों से पहले जानता था? तो फिर ये मेरे पे आरोप क्यों लगा रहे? इनकी सिखाई हुई लड़की है। इनकी सिखाई हुई लड़की नहीं है। तुम्हारे दिए गए जितने शोषण हमारे ऊपर किए जाते हैं ना, आज वो बातें बाहर निकल रही है। अगर तुम पेपर लीक ना करवाते तो आज मैं यहाँ ना होती। मजबूर करा तुम लोगों ने बोलने के लिए। और अभी तो आपने परसों से देखा होगा सोशल मीडिया पे लड़कियों का ग्रोथ भाषण का बढ़ चुका है। और अगर इन्होंने और चिंगारी दी ना, तो इन भाजपा वालों की खुद की आ जाएगी औरतें सड़कों पे। मैंने क्या कहा, गर्व है हमें समझाना अपने घर वालों को, किसी झंडे लगाने से कुछ नहीं होने वाला हमारा। अगर हमें उस समय थोड़ी मदद कर देते हैं, हमेशा नहीं चलता उससे घर चलेगा मेहनत से। हमारे पहाड़ी मैदानी उत्तराखंड से पहाड़ी राज्य नहीं है ना, नहीं है, मानते होंगे। तो इसलिए हमें मैदान को भी साथ में लेके चलना है। पेपर उधम सिंह नगर के बच्चे ने भी दिया है, और पेपर देहरादून के मैदानी ने भी दिया है, पेपर के नैनीताल के नीचे वाले ने भी दिया, और पेपर पिथौरागढ़ वाले ने भी दिया है। समस्त लोगों को एकत्रित होके चलना है। जहाँ जहाँ पर धरने चल रहे हैं, आप एकाग्रता दिखाइए और इनको बताइए कि तुमने पढ़े हुए युवा के साथ पंगा लिया है। अभी मजाक मत समझिए कि अगर आप हमें डराएंगे धमकाएंगे और हम तुमसे डर जाएंगे। खासकर मैं तो नहीं डरने वाली, बाकी लड़कियों की मैं नहीं जानती और मैं नहीं डरती। मैं अपने हक की लड़ाई के लिए अपने माँ बाप के साथ लड़ बैठती हूँ, तो तुम क्या चीज हो? मेरे गांव की मैं इकलौती लड़की हूँ जिसकी इस उम्र में भी अभी शादी नहीं हुई है। मेरी माँ उदाहरण देती है, सबके बच्चे हो ना, कोई बात नहीं, तेरे 3 बेटे या बेटियों के भी बच्चे हो। नहीं करूंगी, बच्चे क्या करेगी? अब
क्योंकि जब हमारा शोषण ही इस तरीके से हो रहा है तो किसी न किसी को तो निकलना पड़ेगा ना घर से। अगर मैं आज उस बच्चे को पैदा करती हूँ और सरकारी स्कूल में भेजती हूँ, आपको मैं अपनी एक बात साझा करती हूँ। जब मैं पहली बार देहरादून आई थी ना नौकरी करने, आज पलटन में मैंने नहीं करी, पर जिद थी घर से बाहर निकलना है, आने नहीं दिया जा रहा था क्योंकि लड़कियों को देख के थोड़े डरते हैं। और जब मैंने सुना था पुलिस वर्दी पहनने का मेरा बहुत शौक था, जो कि आज मर चुका है, खासकर पुलिस की वर्दी का तो मर चुका है अब। तो मैंने कोचिंग जाने के लिए पता करा था यहाँ पे एक जगह, पता नहीं थी कोचिंग कैसी होती, चली गई, पता भी नहीं है, फीस होती है, किताबें होती है। वहां पर उन्होंने हमें 5 क्वेश्चन दिए थे हमारा IQ लेवल चेक करने के। उन्होंने पूछा था झारखंड की राजधानी कहाँ है। मेरा शिक्षा का स्तर इतना कमजोर था, मैं करी टाइप करने वाले ना उत्तराखंड को झारखंड लिख दिया और मैंने ऑप्शन में गोला भर दिया देहरादून, जबकि ऑप्शन में रांची भी है, पर शिक्षा का स्तर ही यही था। तो क्या गलती मेरी थी? उन टीचरों की थी जो पैसे देके हमारे स्कूल में पढ़ाने आ रखे हैं। क्या पता आज मैं कहाँ होती, क्या पता मेरा क्या भविष्य होता, लेकिन गलती है उन टीचरों की। लेकिन टीचर कैसे आए पैसे देके? गलती तो सिस्टम से हुई है ना। हमें बिठा देते हैं नीचे और खुद सोए रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनके खुद के बच्चे, जितने मेरे महीने का खर्चा है ना, उतने उनके बच्चे की सिर्फ ट्यूशन की फीस है। ट्यूशन की, स्कूल की तो छोड़ो, जितने में मुझे पूरा महीना चलाना है, इसलिए वो कुर्सियों में सोए। अगर अभी भी आप में से किसी का, मेरा तो फिलहाल कोई भाई बहन नहीं है सरकारी स्कूल में पढ़े हो चुके हैं, वरना अच्छे से धो डालो फिर तो पता चले पैसे दे के आ रखा है या मेहनत दे के आ रखा है। मैं एक टीचर के बारे में, पुराना हो गया है वो थोड़ा सा मैटर, लेकिन उत्तरकाशी में एक आशीष नेगी करके एक बार एक टीचर बहुत चर्चा का विषय बने थे। जब वो वहां से वो हो रहा था, उनका ट्रांसफर हो रहा था, ऐसी रोई क्या जनता उनके लिए? वो बच्चियां ऐसी रोई क्या उनके लिए? रंगवाल, हाँ, आशीष करके, क्योंकि मैं सोशल मीडिया पे कम हूँ तो थोड़ा सा हो जाता है इधर उधर से। तो उन टीचर के लिए माताएं रोई, उन टीचर के लिए वो बच्चियां रोई। क्यों? क्योंकि शायद से वो मेहनत करके उस पद पे पहुंचे। आज यहाँ पे समझती हुआ है, मैंने कल भी कहा, आज भी करी, रोज कहती रहूंगी कि पढ़ाई को अपनी मजबूती का माध्यम बनाइए, नौकरी का नहीं। अगर हमारे अंदर काबिलियत है ना तो हम पैसा कहीं भी कमा लेंगे। नौकरी का टैग नहीं लेना सिर्फ कि मैं लग गई नौकरी। और मैंने परसों भी कहा, रजिस्टर भोगते भोगते रिटायर हो जाना है। इसलिए हर नारी से मैं आज आग्रह करती हूँ कि अगर आप लोगों को लगता है कि अभी इस लड़की को इतना डराया जा रहा है, सोशल मीडिया पे सुनने में आ रहा है कि गंदे गंदे कमेंट आ रहे हैं, मैं नहीं देख रही हूँ उनको, क्योंकि मैं हूँ नहीं सोशल मीडिया पे, पर मैं तब भी नहीं डर रही। कर लो जितना, मुझे अच्छे से पता है वो कौन है करने वाले, तो मैं क्यों डरूं उनसे। फिर मैं उनको कहना चाहती हूँ, ये समस्त भारतवासियों के लिए है। आग्रह करती हूँ मैं भारत की समस्त नारियों से, आग्रह करती हूँ मैं भारत की समस्त नारियों से, बाहर निकलो, जो जो परेशान है इन अत्याचारियों से। पेपर नकल सिर्फ उत्तराखंड में नहीं हो रही है ना, हर जगह हो रही है। तो आज नारी की जब बात आई तो भारत की नारी है। औरत तब तक सब कुछ सहती है जब तक उसे पता अपने अधिकार नहीं। औरत तब तक सब कुछ सहती है जब तक उसे पता अपने अधिकार नहीं। आवश्यकता से अधिक होने पर वो सहती किसी की धुतकार नहीं। हमें वो नारियां बनना है, ठीक है? क्या वो नारियां बनने के लिए तैयार है यहाँ पे उपस्थित समस्त लड़कियां? अगर आप यहाँ पे खड़ी रहेंगी ना तो शायद से मेरी हिम्मत खुद ब खुद बढ़ जाएगी। मुझे नहीं पता मेरा आने वाला कल अब क्या होगा, नहीं है मुझे पता,
कि मेरा आने वाला कल अब क्या होगा, कितनी चीजें फेस करनी पड़ेगी, फिर भी मैं तैयार हूँ। इस मंच के माध्यम से सिर्फ आपके लिए ही नहीं, समस्त युवा, समस्त मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए हम तैयार हैं। ये आगाज करते हैं हम उन लोगों का। उसमें मैंने क्या कहा, ये आप सभी लोग जानते हैं कि भ्रष्टाचार सिर्फ बड़े नेता से शुरू नहीं होता है। भ्रष्टाचार की शुरुआत चपरासी से होती है। सेटिंग वो बाहर कराता है, इन बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े नेताओं के ड्राइवर कराते हैं। क्या इन नेताओं के पास इतना टाइम है क्या हमें खरीदने आएंगे? ये किसी के माध्यम से हमें खरीदवाते हैं, ऐसे नहीं आते, इन्हें भी अपना डर है। आज जो ये हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे हैं ना इतने दिन होने के बाद, तो इनको डर है कि जिससे 15 लाख ले रखी ना वो क्या करेगा। जिसके पास 15 लाख देने के लिए ना, उनके अंदर इन्हें मारने की हिम्मत भी होगी। फिर उसने भी तो मोटा पैसा कहीं से कमाया है। जब वो 15 लाख एक क्या है वीडियो, कोई इतनी बड़ी पोस्ट भी तो नहीं है। अगर हम जब पढ़ते इतनी बड़ी भी नहीं है, इतनी पावर नहीं है उनके पास, और उसके लिए तुम 15 लाख दे रहे। सोचने वाली बात है, इसलिए वो डर रहे हैं कि खुल के सामने नहीं आ रहे हैं। फिर मैं एक बात कहना चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से कि भारत को अभी विश्व में क्या देश के नाम से जाना जा रहा है? बैठा हुआ है यहाँ युवा। विश्व का ऐसा कौन सा देश है अभी जो सबसे युवा प्रधान है? ये बुजुर्ग नहीं होगा क्या कभी? इसमें युवा ही रहना है हर मंच पे। भारत युवा प्रधान देश है और युवाओं को तुमने सड़कों पे मजबूर कर रखाने के लिए। तो उन युवाओं पर मैंने 2 लाइनें लिखी है। अगर इन युवाओं का आज ना किया गया बेहतर, अगर इन युवाओं का आज ना किया गया बेहतर, बुजुर्ग अवस्था में इनके हालात होंगे बदतर। तो फिर बुजुर्ग प्रधान देश जाना जाएगा भारत। तो इसलिए हम लोगों को अपने हक के लिए लड़ना है कि अभी अगर मेरे को नौकरी नहीं मिलती है ना, तो फिर भी हम छोड़ दिया तो वो मजबूरी है। इसलिए आज मैं सिर्फ मेरी माँ की बेटी नहीं बोल रही हूँ, मैं समस्त उत्तराखंडी माँ की आवाज बोल रही हूँ, जिस माँ के बच्चे इन सड़कों पर उतरे हुए हैं। निवेदन करती हूँ माँ से मैं कि कृपया करके अपने बच्चों का साथ दीजिए, क्योंकि ये आंदोलन आप देख रहे होंगे कि बढ़ता जा रहा है, दबने नहीं देना है। अभी यहाँ पे दशहरा होगा कुछ दिन बाद, हर कोशिश की जाएगी हमें यहाँ से भगाने की। अगर तुम्हें यहाँ पे दशहरा करना है ना, तो पहले हमारी मांगे मांगो। कह रहे हैं कि 1 महीने तक हमारी जांच चलेगी और तब तक पेपर के कोई आंकड़े हम जारी नहीं करेंगे। मतलब कि हमें क्या दिया जा रहा है? एक लॉलीपॉप। आज कौन पसंद करता है खाना लॉलीपॉप? मैं तो नहीं करती, आप लोग करते हो? वही तो तू लॉलीपॉप दे रहे ताकि हम घर चले जाए और 1 महीने की जांच को 6 महीने खींच ले, है ना? और तुम पढ़ते रहो। और 2 लाइनें तो खैर मैं घर भूल गई हूँ। वो इस तरीके से था कि जब जब धरना बढ़ता है, नए विज्ञापन निकलना शुरू हो जाता है। पिछली बार भी इन्होंने ऐसी कहा करा था कि जब हम परेड ग्राउंड में भीड़ में थे ना, तो इन्होंने अगले दिन विज्ञापन जारी कर दिया था और 50 से 60% बच्चा ग्राउंड आना बंद हो गया था। लेकिन इस बार मुझे ही नहीं लगता कि परसों के विज्ञापन से हम लोगों पे कोई असर पड़ा होगा। निवेदन है, पढ़ाई भी कीजिए, हक की लड़ाई भी कीजिए। अपने शेड्यूल को बांटिए कि मैं किस टाइम ग्राउंड में बैठूंगी और किस टाइम में अपनी पढ़ाई करूंगी। मैं ये भी नहीं कहती आप अपनी पढ़ाई छोड़िए। दूसरी बात ये ना, अभी हम लोगों को नीचे दिखाने के लिए शायद से ये हरकत भी करेंगे कि हर बच्चे के मुंह में माइक दे के हमसे कहीं GSGK का क्वेश्चन न पूछ ले। साधारण रूप से सस्ता सा जवाब, मैं इंटरेस्टेड नहीं आता मुझे, पर जरूरी थोड़े ना कभी नहीं आएगा। नहीं आता मुझे आज कि उत्तराखंड की नौकरी के लिए ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इसके दोषी तो तुम ही हो।
आज हम क्या पढ़ते हैं, स्वर कितने होते हैं, पढ़ते हैं हम कोचिंगों में। और ये स्कूल के बच्चों की नोटबुक बुक चेक करो, कौन सी क्लास में स्वर, तो क्यों नहीं आए हमें ये स्वर, हिंदी माध्यम के बच्चों को क्यों नहीं आए हमें, कि हिमालय के कितने प्रकार होते हैं, उत्तराखंड हिमालय की किस दिशा में स्थित है, क्यों नहीं आए हमें। चलो उत्तराखंड तो सब्जेक्ट में नहीं होता था पहले, अब तो इन्होंने थोड़ा महान विभूतियां कर भी दी है, बड़ी मुश्किल से शर्म आई है इन लोगों को, तो तब इन्होंने करा है उस चीज को, एक महान विभूति करके इन्होंने एक चैप्टर रखा है, क्यों नहीं आए। सवाल है मेरा इन समाज, आज मैं बोलती हूँ इस मंच से, क्योंकि समस्त उत्तराखंड का शिक्षक गण भी इसे देख रहा होगा, तो अपनी शकल पे झांकिए कि पैसे दे के आ रखे या मेहनत करके। तो अनुरोध करती, अगर उत्तराखंड का भविष्य बेहतर बनाना है तो कल से वो शिक्षक थोड़ा पढ़ाना शुरू कर दे जरा बच्चों को, शर्म ना आए। अब इतने शिक्षा को ग्रहण करो ना कि अपने क्षेत्र का भ्रमण खुद कर, जब गांव जाते हैं मीटिंगों में जाओ कि शिक्षक ने क्या पढ़ाया है, किताब में पढ़ाया है या नहीं पढ़ाया है, वो शिक्षक कोई नहीं आ रहा है। इनके पूरे पुराने छिट्टे पर्चे निकलने वाले हैं बाहर इस आंदोलन से, और कौन निकालेंगे, हम। जब हम इनसे पूछेंगे ना स्वर कितने प्रकार के होंगे, आ बाबा निकलेगा इनके मुंह से। हम लोगों की मजबूरी है, दुर्भाग्य है कि हम ग्रेजुएशन के बाद स्वर कोचिंगों में जाके पढ़ रहे हैं। क्या ये हमें स्कूल में नहीं पढ़ाया जा सकता था, क्या हम पहले स्कूल पढ़े फिर इन स्कूलों की कोचिंगों की फीस दे। तो आज सब बच्चे अपने अपने क्षेत्र को कर लो माइंड में सेट कि कौन कौन टीचर है निगाह में। अतः सोशल मीडिया है आज तो कि मैम मैं प्लीज आपका इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, स्वर कितने होते हैं, बाबा सा पता नहीं क्या क्या निकलेगा। हर मुद्दे को जमीनी स्तर से सोचो, उसको ऊंचाई तक पहुंचाओ। मेरे सभी सहपाठी गणों से निवेदन है, मुझे बहुत कोशिश की जा रही है डराने की, पर वो गलती कर रहे हैं, बहुत बड़ी गलती, क्योंकि अभी एक ही निकली है बाहर। अगर सबने बोलना शुरू कर दिया ना तो इनके हो जाने बुरे हाल। इसलिए इस मंच को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि इस मंच के माध्यम से मुझे यहाँ पर अपनी आवाज उठाने का एक माध्यम मिला। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां इन शेरनी के लिए। क्या बात है, क्या बात है। मैं खुद बताऊं, इनके भाषणों से भावुक हो गया था। क्या बात है, क्या पीड़ा है इनके अंदर, बहुत जज्बा है, बहुत ज्यादा। मैं अगले वक्ता के रूप में मैं बुलाना चाहूंगा हमारे छात्र हैं भास्कर जोशी जी। भास्कर जोशी जी हमारे बीच में हैं। धन्यवाद सर, मुझे मौका देने के लिए कि मैं अपने विचार आप सबके सामने रख सकूं। जैसा कि लगभग 5 दिन से आज हम देख रहे हैं कि ये धरना निरंतर दिन और रात चल रहा है। हमारे सभी भाई लोग यहाँ पे सुबह से शाम तक और रात यहीं पे बैठे रह रहे हैं, अपने खाना पीना सब कुछ यहीं कर रहे हैं। बहुत बड़ी संख्या में हमारी बहनें भी यहाँ पे आई हुई हैं। बहुत जगह से हमारे शिक्षकों का भी हमें सहयोग मिला हुआ है, और साथ में हमारे राम कंडवाल भाई, हमारे बॉबी पवार भाई और हमारे सही सारे जितने भी भाई लोग हम लोगों का समर्थन कर रहे हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। दोस्तों, मैं प्राइवेट नौकरी करता था। आपको पता होगा कि प्राइवेट नौकरी में पढ़ाई करना कितना मुश्किल होता है। मैं पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, उसके बाद मैंने प्राइवेट नौकरी करी, क्योंकि हर किसी के घर की स्थिति ऐसी नहीं होती कि वो अपने पढ़ाई के साथ अपने घर की व्यवस्था चला पाए। आप जानते होंगे घर के बड़े जो होते हैं उनके ऊपर जिम्मेदारी बहुत ज्यादा होती है, और जब जिम्मेदारी होती है तो कहीं ना कहीं हम लोगों के सपने टूट जाते हैं। इससे पहले मैंने भी कई बार पेपर दिए, लेकिन पढ़ाई के साथ थोड़ा मुश्किल होता था मेरे लिए। कई बार 2-2, 3-3 नंबर से मैं रुक जा रहा था। दिन भर जॉब, 12-12 घंटे की प्राइवेट नौकरी कैसी होती है आप सभी जानते होंगे। होटल इंडस्ट्री और उसके बाद ये प्राइवेट रिजॉर्ट वगैरह जो होते हैं, वहाँ पे रह के आप लोग अपने सपनों को कभी किसी तरीके से पूरा नहीं कर पाएंगे।
आपको कई तरह की समस्याएं झेलनी होती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं मन के अंदर एक विचार था। कॉलेज में भी फर्स्ट क्लास में आता था और स्कूल में भी अच्छे से मेरी पढ़ाई हुई, लेकिन बस यही था कि मैं किसी तरीके से अपने सपने पूरे कर पाऊं। इस बार मैंने भी 3-4 महीने की जॉब छोड़ के अपने पिताजी के कहने पर अपनी यहाँ पे तैयारी कंटिन्यू करी, प्रैक्टिस सेट भी लगाए। मान ली शुरुआत में नंबर थोड़े कम आए, लेकिन मैं कोशिश करता रहा। इस बार मेरे कुछ नंबर सही आए थे, लेकिन पता चला कि पेपर लीक हो गया और उसी समय मेरे सपने पूरी तरीके से टूट गए। मैं आ नहीं रहा था, आज ही आया हूँ पहली बार इस धरने में, लेकिन मैं लगातार सोशल मीडिया से अपने भाई लोगों से और आप सब लोगों के साथ जुड़ा हुआ था। जहां भी मैं सोशल मीडिया की धामी जी लाइव आ रहे तो वहां पे कमेंट कर देता हूं। जहां पे जो भी मेरे से हो पा रहा था मैं वो काम कर रहा था। लेकिन सबसे बड़ा दुख लगता है कि आप मेहनत करते हैं, आप किसी तरीके से उठने की कोशिश करते हैं एक स्तर से, और ये प्रशासन, ये सिस्टम आपको आगे बढ़ने नहीं देता। इस समय जो पीड़ा हम लोगों को होती है उसका कोई मोल नहीं होता। मैं जानता हूं कि मैं अगर 70, 72, 73 नंबर भी ला देता जनरल ईडब्ल्यूएस में भी तो मेरा नहीं हो पाता, क्योंकि सीटें पहले बिक चुकी हैं। पेपर तो सिर्फ एक जगह का बाहर आया, लेकिन कितने लोग जानते हैं कि सिर्फ एक ही जगह सेटिंग हुई थी। मुझे दुख तब होता है जब ये यूपी SSSC के अध्यक्ष जी मर्तोलिया जी बोलते हैं कि सिर्फ 3 पेज ही तो बाहर आए हैं। आप मुझे बताइए कि 3 पेज बाहर आना पेपर के आधे घंटे बाद क्या पेपर की सूचिता को भंग नहीं करता? नहीं करता। आपने नकर विरोधी कानून किस लिए बनाया? क्या ये लोगों को ठगने के लिए बनाया गया था? और आज भी